नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वही अपना जो हीट वाला चैप्टर था उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कहाँ तक खत्म कर लिया था, याद है कुछ? मुझे लगता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, स्पीड धीमी है, समझ रहे हैं ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन दिया संचालन, ऑप्शन बी समूहन विकिरण, ए बी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन वाला पेज तो आप अपने पास रखा ही कीजिए, और आपको पता है कि एक मशहूर किताब से ही मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। तो किताब आप अपने पास रखा कीजिए वीडियो देखते समय। चलिए वही कह रहा है कि जो थर्मस होता है, थर्मस में जो लिक्विड भरा होता है वो गर्म रहता है। मतलब थर्मस का यूज आप दोनों चीज के लिए करते हैं ना, कि चाय भर लिया तो चाय गर्म रहे, या पानी भर दिया तो पानी हमेशा ठंडा रहे, ठीक है ना। तो कहता है ऐसा क्यों होता है कि गर्म या ठंडी उसमें चीज क्यों होती। क्यों, मैं आपको बताया था, इसलिए वहां पे चाय गर्म रहती या पानी ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ना प्राप्ति होती। ऊष्मा की हानि का क्या मतलब है कि थर्मस के अंदर से बाहर ऊष्मा नहीं जा पाती, और प्राप्ति नहीं होती यानी बाहर से कोई अंदर भी ऊष्मा नहीं आ पाती। भाई बाहर से अगर अंदर ऊष्मा आ जाएगी तो पानी ठंडा नहीं रह जाएगा, गर्म रह जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर अंदर की ऊष्मा बाहर चली जाएगी तो जो हमारी चाय है वो गर्म नहीं रहेगी, चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो इतना तो हमको पता है कि ना तो कोई ऊष्मा की हानि होती है और ना कोई ऊष्मा की प्राप्ति होती है। संचलन, समूहन एवं विकिरण, भाई किसी माध्यम द्वारा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, न संचलन द्वारा, न समूहन द्वारा, न विकिरण द्वारा, ठीक ना। कि होती है, नहीं होती। वो अलग बात है कि एक समय के बाद जो है 10-15 घंटे के बाद उसमें वो हो जाता है, धीरे धीरे माइन्यूट तो होती ही होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तब तक की बात कर रहा है जब तक वो गर्म या ठंडी रहती है उसमें रखी वस्तु, तब तक के लिए बात कर रहा है। यानी जब तक गर्म या ठंडी है तब तक कुछ नहीं होती, किसी भी विधि द्वारा नहीं होती। यानी ऑप्शन नंबर सी, न संचालन द्वारा, न समूहन द्वारा, न विकिरण द्वारा। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले द्वारा कि संचालन क्या होता है, समूहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह क्यों होता है। देखिए मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं। मान लिया ये है कपड़ा, तो कपड़े का कलर जितना गाढ़ा होगा, मान लिया अगर काला है या काला से मिलता जुलता कपड़ा है, यानी रंग कुल मिला के गड्ढा है, तो गड्ढे रंग की ये क्वालिटी होती है कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, समझे। यानी मान लिया यहाँ पर सूर्य से जो ये प्रकाश आ रहा है, सूर्य से ये जो टेम्परेचर आ रहा है, ये काला रंग क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब ये अवशोषित कर लेगा तो हमको गर्मी और ज्यादा लगेगी। भाई हमको गर्मी कब लगेगी, जब हमारे अंदर ऊष्मा अवशोषित हो जाए, और काला रंग वही तो करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो हल्का रंग रहेगा, सफेद या हल्का, ये क्या करता है, ये जब यहां मान लिया सूर्य है, सूर्य से ये टेम्परेचर आ रहा, भाई रोशनी आ रही मतलब टेम्परेचर आ रहा है, तापमान आ रहा है, ऊष्मा आ रही है कुल मिला के। तो ये जो ऊष्मा आ रही है इसको ये अंदर नहीं आने देगा, ये बाहर कर देगा। जैसे कपड़े पर पड़ेगी कपड़ा ढकेल करके बाहर कर देगा, और जब कपड़ा ढकेल करके बाहर कर देगा तो अंदर ऊष्मा नहीं आएगी। ये हल्के रंग या सफेद रंग की क्वालिटी होती है। और काले रंग की क्वालिटी क्या होती है कि वो ढकेल करके बाहर नहीं करता, सबको अपने अंदर घुसा लेता है, ठीक। चलिए इतना समझ गए। चलिए ढकेल देता है को फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है परावर्तित कर देता है, ठीक। चलिए तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदेह होता है। भाई गर्मी का महीना चल रहा हो तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर ऊष्मा ना आए, तापमान हमारे शरीर पर ना पड़े,
तो सफेद कपड़े पहनिए ताकि जो पड़े उसको बाहर ढकेल दें, अंदर ना आने दे। अगर गर्मी में आप काला पहन लेंगे तो काले की क्वालिटी क्या होती है, ये अपने अंदर ऊष्मा को समा लेता है, तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी काला पहनने पर। इसलिए सफेद या हल्के रंग का पहनिए ताकि जो ऊष्मा पड़े उसको ढकेल दिया जाए और ऊष्मा अंदर न घुस पाए। ठीक, चलिए, तो वही कह रहा है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ये परावर्तित कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों? स्वाभाविक है, ये जो है क्या करते हैं, संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो जब यहाँ प्रकाश ही नहीं पड़ेगा सफेद पर, हाँ, तो ये ठंडा ही रहेगा, और यहाँ पर तो सब अंदर ले लिया तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। स्पीड से चलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन, कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, सही बात है क्या? भ्रामक है। हो सकता है कुछ लोग फैशन की वजह से सफेद कपड़े पहनते हों, लेकिन फिजिक्स कहती है कि सफेद नहीं पहनना चाहिए। क्यों? जाड़ों में। क्यों? देखिए, जाड़े में हमारी जरूरत क्या होती है, जाड़े में हम चाहेंगे कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा सूर्य का ताप पड़े। क्यों ऐसा चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जाड़े के समय तो ठंडी लग रही होती है, हमको जाड़ा लग रहा होता है ना, तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि थोड़ा सा गर्मी महसूस हो हमको, और गर्मी कम महसूस होगी जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना, समझे? तो सूर्य की रोशनी कब पड़ेगी? जब हम काला कपड़ा पहनेंगे, समझे? सफेद कपड़ा पहनेंगे तब कहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी? सफेद कपड़ा तो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देता है। ठीक, तो जाड़े के समय क्या काला वरीयता देना चाहिए फिजिक्स। अब वो अलग बात है, कुछ लोग फैशन के लिए पहन लेते हैं। ठीक, तो ये भ्रामक लिखा हुआ, देखो इसमें असत्य नहीं लिखा गया। कुछ लोग, चूंकि कुछ लोग फैशन की वजह से वरीयता देते हैं, लेकिन फिजिक्स के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये असत्य है, इसलिए यहां पर असत्य ना लिख करके भ्रामक शब्द यूज किया गया। ठीक, चलिए, हाँ, कारण में लिखा है सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। सफेद कपड़े तो होते, कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। गलत है या भ्रामक है? तो देख लिए ऑप्शन नंबर डी, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन का मैंने क्या बताया गया, हल्के रंग के कपड़े या सफेद कपड़े, बिल्कुल गर्मी है, ठीक है ना, गर्मी के समय में इसको वरीयता दी जाती है। क्यों गर्मी के समय वरीयता दी जाती है? ताकि हमारे अंदर ऊष्मा का प्रवेश ना हो, ये परावर्तित कर दिया जाए, और ठंडी के समय में इसको, ताकि ऊष्मा का प्रवेश हमारे अंदर हो। ठीक, चलिए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। चलिए ठीक है, सही बात है। कारण में इसका लिया है हल्का रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो परावर्तित कर देता है। देखिए हल्का फुल्का तो अवशोषित कर ही लेगा, ठीक है ना, 100% नहीं, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे जो है तो ये ज्यादातर परावर्तित कर देता है। ठीक, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और स्पष्टीकरण भी सही है। बिल्कुल हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 55 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है शरीर का ताप नियंत्रित करने में? देखिए गर्मी के समय में क्या आता है आपको, ये आपका शरीर है, आपके ऊपर पसीना आता है ना, पसीना करता क्या है, पसीना वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है, और जब वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है तो हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है ना। मैंने आपको पंखे का एग्जाम्पल बताया था ना कि पंखा करता क्या है, पसीने को वाष्पीकृत कर देता है। जब पसीना वाष्पीकृत हो जाता है तो हमको ठंडक का एहसास होता है, ठीक है ना, इसलिए पंखा में जाने पर हमको ठंडक का एहसास होता है। ठीक, चूंकि पसीना क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, समझे? चलिए, तो क्या कह रहा है, अच्छा ठंडक का एहसास होने का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया कि एसी वाला जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि एसी करती क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती, ताप को नियंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि एसी के अंदर आप जाएंगे तो मान लिया पहले गर्मी है कमरे में, और जब एसी चला देंगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। मान लिया हमको मतलब
पहले कमरा गर्म होता है और बाद में ठंडा हो गया, हमने क्या कहा, ताप को कंट्रोल कर लिया एसी। उसी एसी वाले कॉन्सेप्ट से इसको आप जोड़िए कि पसीने में भी तो वही स्थिति हो रही है कि शरीर जो है ठंडा हो जा रहा है, यानी शरीर के ताप को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने में। वही एसी वाले कॉन्सेप्ट से इसको जोड़िएगा। ठीक, चलिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। देखिए, जब पसीना बहता है शरीर की सतह पर, इधर देखिए, ये है मान लिया शरीर, इस पर पसीना आया हुआ है। पसीना का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें ही तो होती हैं, और जब ये वाष्पीकृत हो जाती हैं ये बूंदें, ये पानी के, सॉरी, ये बताइए, ये जो पसीने के रूप में ये पानी की बूंदें आपके शरीर पर होती है, ये आती कहाँ से? ये वही हमारे शरीर के अंदर से आती हैं, और पंखे में गए या हवा चली तो ये वाष्पीकृत हो गया, यानी कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पानी की हानि हो जाएगी पसीना आने पर। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि ये जो हानि होती है ये किस पर डिपेंड करेगी? किस पर डिपेंड करेगी? ये जो पसीने की हानि, ये जो पानी की हानि हुई शरीर के अंदर, पसीना जितना ज़्यादा आएगा शरीर के अंदर पानी की हानि उतना ज़्यादा होगी। ठीक है ना? और पसीना ज़्यादा कब आएगा? आप देखेंगे कि गर्मी में ज़्यादा पसीना आएगा और ठंडी में आएगा ही नहीं, या आएगा भी तो बहुत कम आएगा। यानी इतना तो क्लियर है कि पसीना बहना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। भाई गर्मी में ज़्यादा आ रहा है। ठीक, चलिए दूसरा कह रहा है केवल वातावरण की नमी पर। देखिए, वातावरण कितना नम है इस पर भी डिपेंड करेगा पसीना आना। ठीक है ना? कितना ह्यूमिड है, मतलब इस पर भी आप फील करेंगे। अगर कि वातावरण की नमी पर पसीने का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है पसीना का आना, और वातावरण की नमी पर भी डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ए और बी दोनों। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। बता तो दिया कि गर्मी का मौसम है और अगर आप पंखा चलाएंगे तो आपको आराम महसूस होगा। क्यों आराम महसूस होता है? वही होता है जो पसीने की बूंदें होती हैं उनको वाष्पीकृत कर दिया जाता है। बता तो चुका इसको पहले बार। ये है पसीने की बूंद है, यहाँ पंखा चल रहा है, ये पंखा क्या करे? इनको वाष्पीकृत कर दिया, और जब ये वाष्पीकृत हो गई तो हमको वो महसूस होता है। ठीक, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो हो सकता है धीरे धीरे वाष्पीकृत हो, धीरे धीरे वाष्पीकृत होंगे तो कम ठंडा महसूस होगा। जितना तेजी से ये वाष्पीकृत होंगी उतना ही ज़्यादा हमको ठंडक महसूस होगी, उतना ही ज़्यादा हमको आराम मिलेगा। और पंखा चला देने से क्या होता है कि ये जो बूंदें हैं पसीने की, पंखा इनको तेजी से उड़ा डालता है। भाई हवा का काम क्या है? उड़ा देगा, तो इनको तेजी से उड़ा देता है। जब तेजी से उड़ा देता है तो हमको ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। ठीक, चलिए उड़ा देना मतलब वाष्पीकृत कर देना। तो 58 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, गर्म मौसम में पंखा चलने से हमको आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ठीक, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन दे, मिट्टी के घड़े से निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मैं आपको पहले भी बताया था शायद इसका उदाहरण, कॉन्सेप्ट वाली क्लास। मान लिया ये है मिट्टी का घड़ा, ठीक ना? इसमें मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं घड़े में, और इन घड़ों से क्या होता है कि जल जो है वाष्प जो है बाहर निकलती है। यानी जल जो है इन घड़ों के में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो आंख से भी नहीं देखते। इसके अंदर जो पानी भरा होता है ये वाष्पीकृत होकर के बाहर आता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ में से अगर वाष्प बाहर निकलेगी तो चीज़ ठंडा हो जाएगा। जैसे गर्म पानी रखिए
एक भगोने में, देखेंगे कि उससे वाष्प निकल रही होती है और जब पूरी वाष्प निकल जाती है तो पानी ठंडा हो जाता है। तो वही चीज़ ये होता है, ये जो घाड़े होते हैं, घाड़ों से क्या होता है कि ये जो है जल जो है वाष्पीकृत हो करके बाहर निकल रहा होता है, हल्का हल्का, मतलब बहुत माइन्यूट निकलता है, अभी नहीं कि आपको दिखेगा। और जब वाष्प बाहर निकलेगी तो ये घड़ा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। घड़ा या मिट्टी का बर्तन, चूंकि आप कहेंगे कैसे निकलता है, माइन्यूट छिद्र होते हैं ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। ठीक, चलिए। तो मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है भैया, चलो, वाष्पीकरण के द्वारा। 60 नंबर का क्वेश्चन, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है चूरू और ये है शिमला। कह रहा है कि चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। वातावरण के तापमान की बात कर रहा है। चूरू में कितना है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और शिमला में कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ठीक। तो कह रहा है सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। 2 प्याले हैं, मतलब उनमें पानी रखा गया है। चूरू वाला जो प्याला है उसमें पानी रखा गया है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और शिमला में जो प्याला है उसका टेम्परेचर है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, मान लिया एक प्याला रख लिया या भगोना रख लिया, जो चूरू में भगोना रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, वो उसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो शिमला में रखा हुआ उसका है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। जैसे गर्मी रहती है तो हमारे आपके यहाँ 47 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर वातावरण का हो जाता है, तो ये वातावरण का टेम्परेचर। तो ये पूछ रहा है दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। कमरे का तापमान कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है ये प्याला और ये प्याला कौन जल्दी से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्राप्त कर लेगा। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है कि दोनों का टेम्परेचर कम हो रहा है ना, 71 से 25 और ये 95 से 25। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन सीधा ये पूछ रहा है कि ये प्याला जल्दी ठंडा होगा कि ये प्याला जल्दी ठंडा होगा। शिमला में जो ये प्याला रखा हुआ है ये जल्दी ठंडा होगा कि ये जल्दी ठंडा होगा, और ठंडा होकर कितने पर आना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन याद रखिए इसका 71 है, इसका 95 है, तो जनरली जो है आप ऑप्शन में इसका लगा देंगे। क्यों? आप कहेंगे कि ये 71 है और 25 पहुंचने में ये बस 5, 40, 46 इसको चाहिए जो है, जल्दी से पहुंच जाएगा। अब इसको तो 95 से 25 तक आना है, ऐसे नहीं लगाया जाता। एक होता है न्यूटन का शीतलन नियम, लिख लीजिए, शायद भूल गया था कॉन्सेप्ट पढ़ाने में। इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर देखिए ताकि जो कॉन्सेप्ट छूट जाए यहां बता दूं। लिख लीजिए न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर प्रोपोर्शनल टू वस्तु और वातावरण का तापांतर। ठीक, चले, ये न्यूटन का शीतलन नियम कहता है। क्या कहता है कि कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडा होगी ये इस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु और वातावरण के तापांतर क्या है, यानी वस्तु और वातावरण के बीच ताप का डिफरेंस कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये भाई पानी भरा यानी वस्तु है ना, और वातावरण क्या है, इतना। तो चलिए चूरू वाले में देख लेते हैं कि तापांतर कितना है।
95 है प्याले का, वातावरण का 48, तो 95 माइनस 48। तापांतर का मतलब ताप का अंतर, तो है कितना? 15 में से 8 गए 7, 9 में से 4 गए, नहीं 8 में से 4 गए, 47 डिग्री सेंटीग्रेड चूरू में तापांतर है। और शिमला वाले में देख लेते तापांतर कितना है, 71 माइनस 24, 47 इसका भी। अच्छा 47 डिग्री से, ठीक। मैंने क्या कहा कि कोई वस्तु के ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर मतलब कितना जल्दी ठंडा होगी, समझे? वो किस पर डिपेंड करेगा? तापांतर पर डिपेंड करेगा। जिसका तापांतर ज्यादा होगा वो जल्दी ठंडा होगी, याद रखिएगा। जिसका तापांतर ज्यादा वो जल्दी ठंडा होगी, और जिसका तापांतर कम वो देर में ठंडा होगी, ठीक। अगर तापांतर उल्टा है, तापांतर अगर ज़्यादा है तो जल्दी ठंडा होगी, और तापांतर कम है तो देर से ठंडा होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो चूरू और शिमला दोनों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस आया, यानी कि चूरू और शिमला दोनों में तापांतर यहाँ पर तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम टाइम पर ठंडा होगी, समझे? जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने की बात कह रहा था, दोनों इक्वल टाइम पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेंगे, यानी एक साथ दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेंगे। अगर इसमें एक का 46 होता, मान लिया कहते चूरू का 46 निकलता, तो हम कहते कि चूरू वाला देर में ठंडा होगा, ठीक है ना, और शिमला वाला पहले ठंडा होगा, ठीक। लेकिन यहां तो बराबर निकल आया। जब बराबर निकल आए तो समझ जाइए कि दोनों एक साथ ठंडा होगी, जितना भी ठंडा करना है मतलब सेम टाइम पर होगी, ठीक है भैया। चल ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमीपन। कभी आप उमस भरा मौसम देखे हैं? गर्मी के समय में जब एक बार पानी उनी बरस जाता है और पानी बरस करके निकल गया कुछ देर बाद, तो देखिएगा बड़ी उमस फील होती है, समझे? और जब उमस फील होती है तो शरीर जैसे लगता है बड़ा चिपचिपा लगता रहता है शरीर में, ठीक है ना। आर्द्र का मतलब क्या है? चिपचिपापन, ठीक। चले, तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होता है? जब मौसम उमस वाला होता है, ऑप्शन नंबर डी। शुष्कता दशा संदर्भित करता है। शुष्कता का मतलब होता है सूखापन, ड्राई, कहते हैं ना बड़ा ड्राई है, यानी इसमें नमी नहीं है। नमी ना होने का क्या मतलब है? मैंने बताया था कि आर्द्रता का मतलब होता है नमी, और नमी नहीं है यानी आर्द्रता कम है, ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है ना। तो शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? लो ह्यूमिडिटी से, निम्न आर्द्रता से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्या कह रहा है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता जाता है। बताया था कि नहीं? क्या बताया था? और वायुमंडलीय दाब जब घटता है तो क्वथनांक भी घटता जाता है। समझे? आपको बता चुका हूं पहले ही। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर जाने पर क्यों घटता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है? वायु का दाब, समझे? और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायु के अणुओं की संख्या कम होती जाती है, और जब वायु के अणुओं की संख्या कम होगी तो ये दाब कम लगाएगी, समझे? ज़्यादा वायु रहेगी तो ज़्यादा दाब, कम वायु तो कम दाब। तो ये वायुमंडलीय से कंफ्यूज मत होइए, ये कुल मिला कह रहा है वायु का दाब, हवा का दाब। तो जब ऊपर जाने पर हवा कम होती जाती है,
समझे। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर आपको जो है सांस लेने में कठिनाई फील होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हवा कम है और सांस हम क्या लेते हैं, वही हवा का तो लेते हैं। तो चलिए, तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम। अब याद रख लीजिए, अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और क्वथनांक कम होगा तो क्या होगा कि कोई भी चीज देर से पकेगी। बस इसको रट लीजिए, ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट वो करेंगे दिक्कत हो जाएगी। क्वथनांक अगर कम है तो जो चीज होगी वो देर से पकेगी, क्वथनांक ज्यादा है तो जल्दी पकेगी। लिख लीजिए, क्वथनांक कम यानी चीज देर से पकेगी, क्वथनांक ज्यादा यानी जल्दी पकेगी। कहेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन रट लीजिए, आपका इतना काम का है, ठीक। चलिए, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, बिल्कुल सही है, कथन सही है। आर, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। नहीं भाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ी तो वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, घट गया। यानी आर गलत है, ए सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका एक मिनट, कोई आवाज दे रहा है शायद में। चले, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? मैं आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा शरीर है, तो वायुमंडल यानी हवा जो है प्रेशर लगाती है चारों ओर से। लेकिन होता क्या है कि जितना हवा प्रेशर लगाती, अंदर ये जो खून भरा हुआ है ये भी अंदर से उतने प्रेशर लगा देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना बाहर से प्रेशर उतना अंदर से प्रेशर। और ये अंदर वाला प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर। पहले ना आपको इसीलिए बता दिया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और बाहर वाला क्या होता है, वो हवा का प्रेशर होता है, ठीक ना। तो हम इसीलिए अनुभव नहीं कर पाते। बाहर से जितना उसने ढकेला, खून ने उसको ढकेल दिया, संतुलित हो गया सारी चीज। और जब संतुलन हो गया, ठीक, तो हमको फील नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? अब देख लीजिए, इसमें कहीं ब्लड से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हो तो वही होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन नंबर बी, हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारी हड्डियां काफी मजबूत हो, इस दबाव को सहन कर सकते। हमारे सिर का शरीर, वही ब्लड वाला जो ऑप्शन हो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गाढ़ापन घटेगा, ठीक है ना। कोई चीज बहुत गाढ़ी है और उसको बॉयल कीजिए, टेम्परेचर अलग कीजिए, तो उसका गाढ़ापन क्या होता है, कम होता जाता है ना। तो चलिए, यानी ये कथन गलत है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ेगी नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता घटेगी, ठीक। चलिए, क्या कह रहा है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। बिल्कुल बढ़ा देती है। मान लीजिए ये गैस है, आपको एक चीज बताऊं, ये जो गैस होती है, गैस में ये अणु जो है लगातार गतिमान होते हैं, ठीक है ना। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब गतिशील होते हैं। जब यहां से टेम्परेचर इसको दिया जाता है तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जो पहले गतिशील थे
अब इनके मूवमेंट करने की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती, बहुत तेजी से इधर 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 होते, ठीक ना। जब ऊर्जा मिल जाएगा तो गति बढ़ जाएगी ना। आपको जब खाना खा लेते हैं तो बहुत तेज दौड़ने लगते हैं ना, और खाना नहीं खाएं तो नहीं दौड़ पाते, क्यों? क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा मिल गई, ठीक है ना। चलिए, तो तापमान में वृद्धि क्या करती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती। आर तो सही है लेकिन ए गलत है। ए क्यों गलत है? क्योंकि श्यानता क्या होती है? हो जाती। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वायुमंडलीय दाब जो है कम होगा तो क्या होगा? क्वथनांक कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना भैया, बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था। तो इसी प्रकार से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। लिख सकते हैं कि ना? बिल्कुल। चले, और क्वथनांक बढ़ने का मतलब क्या है? मान लिया कोई चीज पहले 100 डिग्री, मान लिया पानी जो है, कहा जाता है कि पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यानी कि क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा, और बॉयल करने के बाद भाप बन करके उड़ जाएगा। क्वथनांक ज्यादा हो जाने का मतलब क्या है? कि अभी 100 पर नहीं बॉयल करेगा, अभी मान लिया 110 पर बॉयल करेगा। क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसके बॉयल करने का, और क्वथनांक कम होने का क्या मतलब है? उसके बॉयल होने का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? देखिए, प्रेशर कुकर में होता क्या है कि जब आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो ये वायुमंडलीय दाब जो होता है, मान लिया कुछ ना कुछ तो हवा दाब लगा ही रही है हर चीज पर, लेकिन प्रेशर कुकर में जब आप खाना पकाते हैं तो ये जो दाब होता है ये बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाएगा तो इस सूत्र के अनुसार क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि क्वथनांक बढ़ गया यानी खाना जल्दी पकेगा, और क्वथनांक अगर कम हो गया तो खाना देर से पकेगा। मैं वहां पर अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि रट लीजिए, आगे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि क्वथनांक अगर बढ़ गया यानी आप समझ लीजिए खाना जल्दी पकेगा। और कुकर में होता क्या है? वही क्वथनांक तो बढ़ जाता है, क्वथनांक तो बढ़ जाता है कुकर में। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि कुकर में दाब बढ़ जाता है, और दाब क्या करेगा? क्वथनांक को बढ़ा देगा, ठीक है भैया। चले, तो देख लीजिए वही है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब बढ़ता है पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वथनांक बढ़ गया यानी कि तापक्रम बढ़ गया। ये हिंदी में लिखा है, बड़ा मतलब फ्लो नहीं बन पाता, समझे? ठीक, क्वथनांक है अधिक ताप का, क्वथनांक बढ़ गया यानी तापक्रम बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कुकर में क्या होता है? अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। चले, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों? वही चीज, क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दाब बढ़ गया। चलिए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जो पहले 100 डिग्री पर उबल रहा था वो हो सकता है 110 पर उबले, ठीक है ना। और उसका बस आपके लिए इतना ही जरूरी है कि ये दो चीज आप लिख लीजिए कि क्वथनांक अगर बढ़ गया तो खाना जल्दी पकेगा। दिख रहा है ना? और क्वथनांक अगर घट गया
तो खाना देर से पकेगा। ठीक है भैया, चलिए। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग लगाए? ये वाला तो हो गया ना, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। 67 नंबर का क्वेश्चन, नंबरिंग बल्कि पड़ी रहे तो यह वाला तो सर डिस्कस करवा चुका ना कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दाब बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया, यानी पहले जहां 100 पर वो वहां। चले 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, क्यों? वही क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दाब बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। देखिए प्रेशर कुकर करता क्या है, दाब को बढ़ा देता है, और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ा यानी कि खाना जल्दी पक जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए 68 में। 69 में ऑप्शन नंबर सी वैसा ही है 69 क्वेश्चन। 70 में ऑप्शन नंबर ए वैसे ही है। अब इसमें क्या टाइम दें जब सब एक ही टाइप के हैं। चलिए कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है, दोनों सही है। एबोनाइट वो जो काला काला हत्था लगा होता है वो एबोनाइट का होता है, और एबोनाइट मजबूत भी होता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। हत्था लगा होता है क्योंकि वो मजबूत हो, एबोनाइट का हत्था लगा होता है क्योंकि वो मजबूत होता है, मजबूती के लिए वो नहीं लगा होता। ये बात सही है कि मजबूत होता है, लेकिन हमारा वो हत्था एबोनाइट का हत्था लगाने का टारगेट मजबूती नहीं है कि इसको लगा दो मजबूती आ जाएगी। एबोनाइट जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, और ऊष्मा के कुचालक होने से क्या होगा, मान लिया ये हत्था है, पहले ये जो है जो जिस धातु का अपना कुकर बना हुआ है इसके ऊपर आपने एबोनाइट का हत्था चढ़ा दिया ऐसे ऐसे, तो होगा क्या, जब ये गर्म होगा तो हमारे जब हम इसको टच करेंगे, चूंकि ये कुचालक है, कुचालक क्या होता है कि ऊष्मा को संग्रहित नहीं करता, और जब ऊष्मा को संग्रहित नहीं करेगा तो ये एबोनाइट वाला हथवा गर्म नहीं होगा, और जब ये गर्म नहीं होगा तो हम टच करेंगे तो हमको जलेगा नहीं हमारा हाथ। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कुचालक होता है। तो अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि एबोनाइट का हत्था इसलिए लगाते हैं क्योंकि एबोनाइट कुचालक होता है, तब तो स्पष्टीकरण सही रहता। चलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। मजबूत होता है ये बात सही, लेकिन वो नहीं। ठीक, चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से लगाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन से। चलिए ऑप्शन नंबर है। ठीक, 73 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताते। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ढक्कन में छेद होता है ना, उस क्षेत्रफल कितना है? आज मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगा। ठीक ना, और ढक्कन के भार पर, ठीक, उस पर रखा गया वजन का मतलब क्या था? वही जो ढक्कन के भार, ढक्कन का भार कितना है। ठीक, चले तो ये कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एकदम आप रट लीजिए कि छेद का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार। बहुत कॉन्सेप्ट पर आप मत चलिए, ठीक ना। ढक्कन का वजन कितना है इस पर डिपेंड करेगा, और ढक्कन का जो छेद है वो कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए क्या डिपेंड करेगा? प्रेशर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है, किन दो बातों पर डिपेंड करेगा? नहीं आएगा तो अगली बार बताइएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जल्दी से चलिए भाई।
जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। शायद मैं कहीं बताया हूं। जीरो, 4 और 10। ठीक, ये आयतन के लिए है। और घनत्व क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन होता है। ये बता चुका यार कॉन्सेप्ट में, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। यानी घनत्व आयतन से उल्टा होता है, यानी घनत्व के केस में जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। घनत्व के केस में क्या होगा? जहाँ ये घटता वहाँ लिख दीजिए बढ़ता, और जहाँ ये बढ़ता वहाँ लिख दीजिए घटता। ठीक, यानी क्या होगा कि आयतन जो है 0 से 4 तक घटेगा, फिर 4 के बाद बढ़ता जाएगा। लेकिन घनत्व क्या होगा? 0 से 4 तक बढ़ेगा और फिर 4 के बाद घटता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आयतन पूछा है तो आयतन में ये वाला, ठीक ना। घनत्व आयतन में उल्टा संबंध होता है, इसलिए यहाँ उल्टा लिख दिया। जहाँ घटा वहाँ बढ़ा, जहाँ बढ़ा वहाँ घटा। ये 4 गेम करता है, बता चुका हूँ, ग्राफ भी आपको खींच के शायद समझाया था। ठीक ना, तो रट लीजिए इसको। चार के बाद उसमें कोई 10 सीमा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में 10 ही लिखा, इसलिए मैंने 10 लिखा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा या तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 कर दिया जाए? चलिए, तापमान नहीं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन वाला ये है, 1 मिनट, इसी से इसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए ये है 9 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है आपका जो है ये 4 है, यहाँ है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या स्थिति बन रही है? 9 से ले आकर के 3 कर दिया, 9 से ले आकर के 3 कर दिया, तो ये बढ़ता, ये उधर बढ़ता वाला साइन था, तो 9 से जब इधर आएंगे तो क्या होगा? यानी घटता वाला साइन होगा। और इधर घटता था, यानी 4 के इधर ये क्या होगा? बढ़ता आएगा। समझ गए कि नहीं? यानी क्या होगा? आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। वही पहले वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि 0 से 4 तक आयतन घटता है और 4 के बाद फिर बढ़ता जाता है। तो यही इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 से 3 लाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये उधर बढ़ रहा था यानी इधर घटेगा, ये इधर घट रहा था यानी इधर बढ़ेगा। तो 9 से 4 तक घटेगा, फिर 4 से इधर जब आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो 9 से जब 3 पर लाएंगे तो क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी 75 में। कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। नहीं भाई, जल और भाप में क्या ऊष्मा एक समान होगी क्या? भाप में मैंने आपको बताया था
कि गुप्त ऊष्मा वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भाप होता है उसमें क्या होता है कि जल से ज़्यादा ऊष्मा होती है, क्योंकि भाप क्या करता है, भाप को जब आप कुछ मतलब जल को जब आप कुछ ऊष्मा देंगे तब वो भाप में चेंज होगा। जल प्लस ऊष्मा तब वो क्या चेंज होता है, भाप। यानी भाप में इतना और इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो यानी हम ये नहीं कह सकते किसी भी टेम्परेचर पर कि जल और भाप की जो है ऊष्मा एक समान होती, जी नहीं, गलत ऑप्शन। बताया था ना आपको कि 1 ग्राम जो होता है, अगर 1 ग्राम हमको जल है उसको भाप में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी भाप में 540 कैलोरी ज़्यादा ऊष्मा होगी, ठीक, गलत। 2 क्या कह रहा है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है क्या, नहीं। बर्फ की 80 होती है और उसकी 540 होती है, ठीक, तो बराबर नहीं होती। तो 1 और 2 तो गलत हैं। तो देख लीजिए जहां 1 हो जहां 2 हो, यानी ए, बी और सी वाला ऑप्शन कट गया। आइए इसमें क्वेश्चन देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है हो सकता है ये आपको मतलब एग्जाम पर ये ना समझ में आए कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता तो ऊष्मा का निरसन। छोड़िए, गोली मारिए, हमको इतना पता चल गया ना कि 1 और 2 गलत है। तो देख लीजिए 1 और 2 जहां हो उनको गलत काटते जाइए। 1, 2 ए गलत है, बी में 2 और 3 सही कह रहा है लेकिन 2 यहाँ गलत है, यानी बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, तो डी लगा दीजिए। उसको भी पता है, एग्जाम वाले को भी, कि इसको जो है ऑप्शन नंबर 3 शायद ना पता हो, लेकिन वो आपको जानना चाहता है कि आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 पता है कि नहीं, इसीलिए ऐसा सेट किया। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। मैंने आपको बताया था कि बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, और पाइप वाला उदाहरण भी बताया था कि सर्दी के दिनों में पाइप जो है जम करके फूट जाता है, बोतल जो है जम करके टूट जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ का आयतन ज़्यादा हो। तो वही है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, यानी वही चीज, पानी जम करके बर्फ बन जाता है और बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, यानी कह सकते हैं कि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? वही जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, वही जल ही तो होता है जो जम गया, तो जम करके वो बर्फ बन गया ना, और बर्फ का आयतन ज्यादा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 78। चलो, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है, 79 क्वेश्चन चल रहा है, ये पहले भी सब पूछा जा चुका है भाई। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहता है। आपको कई बार बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा इधर उधर का चक्कर ना करो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। क्या बोल दिया, एक्चुअली मैं काफ़ी ट्रैवल करके आया हूँ, समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, दूसरे ज़िले गया हुआ था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो आवाज़ मेरे चेहरे से भी आप फील कर रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, समझ रहे हैं ना। 700 किलोमीटर का ट्रैवल करके आया। चलिए, क्या कह रहा है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जल है, इस पर बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है, तैर रहा है, ये बर्फ का टुकड़ा पिघल गया, तो कह रहा है ये जो पानी का स्तर है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये ऊंचा हो जाएगा या नीचा हो जाएगा या वही रहेगा? मैं आपको बताऊं, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम रहेगा स्तर, मान लिया यहाँ तक था तो इसके पिघलने के बाद यहीं तक रहेगा। हाई स्कूल में हमारे टीचर ने बताया था इसको। चलिए,
ऑप्शन नंबर सी। ये 80 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। कह रहा है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती। मेघ का मतलब होता है बादल। मतलब सीधा सी इस क्वेश्चन का कहना है ये है कि जिस रात में बादल छाए रहते हैं वो रात ज़्यादा गर्म होती है, और जिस रात में बादल नहीं छाए रहते यानी मौसम साफा होता है उसमें गर्मी कम होती है। ठीक, तो इसका कारण पूछ रहा है। चलिए होता क्या है देखिए, पूरा पहले सिस्टम समझिए। ये है सूरज और मान लिया ये है पृथ्वी। तो दिन के समय ये सूरज से ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ती है। दिन भर जो है ये पृथ्वी जो है सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है, और रात के समय जितना ये ऊष्मा अवशोषित किए रहती है उसको उत्सर्जित कर देती है सबको। ठीक, इसीलिए होता है कि दिन के समय गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा अवशोषित कर रही है, और रात के समय सारी ऊष्मा पृथ्वी ने बाहर निकाल दिया, इसलिए रात ठंडी होती है। ये नॉर्मल स्थिति में ये सिस्टम चलता है। चलिए ठीक, यहां पर देखिए या यहीं पर देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया, अब ये होता क्यों है, ये वही किरचॉफ नियम के अनुसार होता है। किरचॉफ के नियम में मैंने आपको बताया था ना, जो जितना अच्छा अवशोषक वो उतना अच्छा उत्सर्जक, यानी जितना अवशोषित किया उसको रात में उत्सर्जित कर दिया। जरा ये बताइए, मान लिया ये जो रात में मैंने आपको क्या बताया कि उत्सर्जित कर देती है, और उत्सर्जित करने में क्या होता है कि ये बाहर चली जाती है पृथ्वी के वायुमंडल से, या मतलब ये कह सकते हैं पृथ्वी से ही बाहर चली जाती है। कुछ स्थिति ऐसी बन जाए कि यहां पर बादल आ जाए, क्या आ जाए, बादल आ जाए। तो अब क्या होगा, ये जिसको जाना था ऊपर अभी बादल से सट जाएगा, और जब बादल से सट जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, और जब फिर नीचे आ जाएगा यानी कि उसी पृथ्वी के वायुमंडल में फिर वो आ गया, उसी पृथ्वी पर फिर आ गया, क्योंकि यहां पर तो बादल का बैरियर लग गया। और जब फिर आ गया तो क्या होगा, गर्मी लगेगी हमको। समझ गए, ये मैकेनिज्म होता। अगर ये बादल ना होता तब ये ऊपर चला जाता और पृथ्वी से बाहर चला जाता, लेकिन ये जो बादल था इसको बाहर जाने नहीं दिया, इसको फिर पृथ्वी पर घूमने दिया। तो दिन में तो गर्मी थी ही थी, रात में भी गर्मी रह गई, रात में भी गर्मी बची रह गई, क्योंकि जिस ऊष्मा को बाहर चला जाना चाहिए था उस ऊष्मा को इस बादल ने बाहर जाने नहीं दिया, बादल ने रोक दिया। तो समझ गए ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपको इसीलिए होता है कि जब बादल रहती है तो बादल क्या करता है, इसको बाहर जाने नहीं देता, परावर्तित नहीं होने देता ऊष्मा को, इसलिए बादल वाली रात में गर्मी महसूस होती है। ठीक, हो बादल ना होता तो परावर्तित कर देता, इसलिए गर्मी महसूस ना होती। ठीक, चलिए तो 80 में ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। ठीक, तो परावर्तित करते हैं मतलब आप समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, एक लाइन से गलत बोल रहे। जो यहां पर ऐसे इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, ये बादल क्या कर दिया, फिर नीचे इसको परावर्तित कर दिया, भेज दिया। परावर्तन का मतलब ऐसे जा रहा था तो उसको ऐसे कर दिया। ठीक ना, जो ऐसे बादल ऐसे निकल रहा था उसको सब फिर नीचे की ओर भेज दिया, बादल ने इसको
जैसे बादल से टकराई फिर नीचे आ गई, यानी बादल ने इसको परावर्तित कर दिया। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी। 81 में क्या कह रहा है? बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। वही क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ये हवा में जो ऊष्मा है सूरज वाली, ये क्या करती है? ये बादल उसको रोक रहा है ना, ऊपर नहीं जाने दे रहा है ना। विकिरण कहिए, ऊष्मा कहिए, जो इसको ऊपर चले जाना चाहिए तो बादल ने रोक करके क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। चलिए तो वही शब्दों का फेर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे लगता है कपड़ा गायब हो गया क्या? कहीं कंफ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है भैया, चले 82 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए, कैमरा डिस्चार्ज होने वाला है। निम्नांकित में से कौन अन्य तीन की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान। वही परावर्तित करना मतलब ऐसे पड़ी तो अंदर न समेटे बल्कि बाहर भेज दे। ठीक ना? और अंदर नहीं, अपने अंदर समाएगा तो क्या होगा? गर्मी नहीं लगेगी। वही कपड़े वाला याद रखिएगा कि सफेद कपड़ा जो है परावर्तित कर देता है। तो वही कहता है कि निम्नांकित में से कौन है जो अन्य तीन की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान धान की खेती की भूमि, प्रेरी भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। जो जितना ज्यादा चिकना होगा वो उतना ज्यादा परावर्तित करेगा। तो बर्फ सबसे ज्यादा चिकनी होती है, इसलिए बर्फ ज्यादा परावर्तित करेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? शीत प्रकोष्ठ का मतलब वही कोल्ड स्टोर की बात कर रहा है। तो वहां पर जो फल होते हैं वो ज्यादा समय तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। ऐसा क्यों? देखिए उसका कारण होता है, आपको बता दूं पहले, फल भी वही काम करता है। क्या? ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं ना, सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो फल भी वही करता है। और एक चीज याद रखिएगा, श्वसन अगर ज्यादा होगी तो फल जल्दी खराब होगा। समझे? तो कोल्ड स्टोर में क्या होता है कि वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि ऑक्सीजन कम रहे, और ऑक्सीजन कम रहेगा तो श्वसन कम होगा, और श्वसन कम होगा तो फल जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक ना? सीधा सा फंडा है कि श्वसन अगर ज्यादा होगा श्वसन दर तो जल्दी खराब होगा, श्वसन दर कम होगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। खराब होने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई आपका जल्दी पक गया, और जितना जल्दी पक जाएगा उतना जल्दी खराब होगा। ठीक है ना? तो ठीक, तो वहां से ये कर दिया जाता है कि श्वसन दर को घटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 84 में भी वही ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। कोई गुब्बारा है, पहले ये पृथ्वी पर था, अब इसको कह रहा है कि ऊपर छोड़ा जाता है। मान लिया यहां पर पहुंच गया। ठीक, तो कह रहा है कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर इसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुब्बारा होता है, ये है मान लिया गुब्बारा, तो इस पे अंदर हवा भारी होती है, और ये हवा अंदर से इस पर दबाव लगाती है, और बाहर से जो बाहर वायुमंडल है, यानी कि जो बाहर हवा है, वो इस पर बाहर से प्रेशर लगाती है, और गुब्बारे के अंदर वाली हवा अंदर से प्रेशर लगाती है।
पृथ्वी पर तो मामला सही रहता है कि जितना ये इधर से उतना ये इधर से, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं आपको पता होगा कि हवा की मात्रा कम होती जाती है, यानी ये जो बाहर वाली है इसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी ये जो बाहर वाला प्रेशर होगा ये कम हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला तो उतना ही रहेगा। और जब अंदर वाला उतना ही रहेगा, बाहर कम हो गया तो अंदर वाला प्रभावशाली हो जाएगा, और जब ये प्रभावशाली हो जाएगा तो ये इसको फैलाएगा, दबाएगा जब चारों तरफ ये फैलेगा, यानी ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, गुब्बारे का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गुब्बारे का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फूट जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कथन सही बात है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं, इस तो कथन तो सही है। कारण में कह रहा है कि ऊनी रेशों एक प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कथन तो सही है, सही बात है कि ऊनी वस्त्र हमको गर्म रखते हैं। इसका जो कारण बता रहा है, कारण में कह रहा है कि जो ऊनी रेशे होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, और वो जो प्रोटीन होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। गलत बात। होता क्या है कि जो रेशे होते हैं ऊन में, इसके अंदर हवा भरी होती है, और आपको मैं बता दूं कि जो हवा होती है, हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ये प्रोटीन के कुचालक होने से यहां कोई मतलब नहीं है, उससे इसका संबंध नहीं है, बल्कि इन रेशों के अंदर ये जो हवा भरी हुई है ये हवा कुचालक है। और आपको पता है कि अगर हवा कुचालक है तो ना बाहर से अंदर जा पाएगा और ना अंदर से बाहर जा पाएगी ऊष्मा। ठीक, चलिए तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है ना, कारण में जो ये कह दिया कि ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, गलत बात। यहाँ पर ये जो कुचालक होते हैं प्रोटीन की वजह से नहीं, बल्कि रेशों के अंदर जो हवा भरी हुई है इसकी वजह से इसकी कुचालकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 87 नंबर का क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी नमीपन, कह रहा है जैसे ये बढ़ेगा वायु ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। वायु नहीं, ध्वनि के वेग की बात कर रहा है, गलत बात। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए ये है हवा, नॉर्मल स्थिति में हवा है ये, ठीक है ना। लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी है क्या, नमीपन, और नमीपन क्या है, वही पानी के छोटे छोटे अणु, ठीक है ना। जैसे जब बारिश हो जाती है तो बारिश निकलने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि इन हवाओं में पानी के अणु आ जाते हैं छोटे छोटे। अब ये पानी के अणु करते क्या है भाई, जहां पर हवा के अणु थे वहां पर आ गए पानी के अणु बीच बीच में, और जब पानी के अणु आ जाएंगे तो हवा के अणुओं की संख्या में आ जाएगी कमी, और जब हवा के अणुओं की संख्या में भाई जहां पर हवा था वहां पर पानी आ गया। मान लिया ऐसे 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 हवा थी, अब क्या किया, मौसम आर्द्र हो गया, ह्यूमिड हो गया, यानी कि मान लिया ये जो हवा के अणु थे इसकी जगह पानी का अणु आ गया, ये जो हवा के अणु थे इसकी जगह पानी का अणु आ गया, ये जो हवा के अणु थे इसकी जगह पानी के अणु आ गए। तो जब बीच में पानी के अणु आ जाएंगे तो हवा के अणुओं का घनत्व तो कम हो जाएगा ना, और जब हवा के अणुओं का घनत्व तो कम हो जाएगा यानी हवा के अणु दूर दूर हो जाएंगे ना, यानी विरल हो जाएंगे ना, डेंस नहीं रह जाएंगे ना,
तो जरा ये बताइए, जब हवा ज़्यादा डेंस होगी तब ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी, या जब हवा विरल होगी तब ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी? देखिए, जब हवा विरल होगी तब ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। और हवा विरल कब होगी? जब मौसम आर्द्र होगा। बता ही दिया, आर्द्र मौसम में क्या होगा कि जहां हवा के अणु थे वहां पर आ गए पानी के अणु। ठीक, लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आर्द्रता के बढ़ने पे वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। इसीलिए जब बारिश होती है तो बारिश निकलने के बाद आप देखेंगे कि आप अगर आवाज लगाइए तो आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए जाती है क्योंकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है ह्यूमिड मौसम में। ठीक, चलिए।